पासियों के गौरवशाली इतिहास की इस कड़ी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पासी वंश को सिर्फ वंश नहीं कह सकते, बल्कि एक बहुत बड़ी संस्कृति है जो हजारों सालों की विरासत है। पासियों के बारे में सुनते ही मन में ख्याल आता है, कौन है पासी, क्या थे पासी, क्या है पासियों का इतिहास, पासी राजा कौन थे, क्या है पासियों की उत्पत्ति। आज ये सारी बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से मालूम पड़ेगी। पासी जो संस्कृत भाषा के शब्द पाशी से बना है, जिसे हिंदी में पासी कहते हैं। इस शब्द का संधि विच्छेद करने पर पा प्लस 80 में टूटता है और 80 का अर्थ तलवार से होता है। इस प्रकार से इसका शाब्दिक अर्थ तलवार धारण करने वाला अथवा योद्धा होता है। पासी का एक अर्थ सोल्जर सिपाहियों का जत्था भी होता है। इससे परिभाषित होता है कि पासी आदि काल में किसी एक जाति के लिए नहीं, अपितु एक सूरवीरों का जत्था या समूह था जो अपने सरदारों का चयन करके युद्ध किया करते थे और कालांतर में यह एक जाति बन गई। कुछ विद्वानों और इतिहासकारों का एक मत ये भी है, पासी शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा पाश यानी पाशिका से बना है और का शब्द भाषा व्याकरण की दृष्टि से अपव्यय का द्योतक होता है। यदि का शब्द हटा दिया जाए तो पाशी यानी पाशी शब्द हो जाता है। पाश को हिंदी में फंदा कहते हैं। जो पाश यानी फंदे बनाने में निपुण हो उन्हें पासी कहते हैं। जो युद्ध में पाश यानी फंदे का ऐसा प्रयोग करते थे जिससे बचकर निकलना शत्रुओं के लिए आसान नहीं होता था, जैसे नागपाश। प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान आर.वी. रसेल द ट्राइब एंड कास्ट ऑफ इंडिया के पेज नंबर 380 और 83 पे इसी मत का समर्थन करते हुए पासियों को द्रविड़ जाति का बतलाया है। हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार जैसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी और नागवंशी होते हैं, पासी नागवंशियों में आते हैं। नाग वंशावलियों में शेषनाग को नागों का प्रथम राजा माना गया है। शेषनाग को ही अनंत के नाम से जाना जाता है। फिर आगे चलकर शेष के बाद वासुकी हुए, फिर तक्षक और पिंगला हुए। तक्षक वंश से ही पासी हुए। पद्मावती के भारशिवा जो तक्षक राज परिवार के संतान थे, जो बाद में राजपासी पासी कहलाए। अब नागवंशियों से पासी कैसे कहलाए, इसका प्रश्न आपके मन में उठता होगा। दरअसल सन 78 ईस्वी से 150 ईस्वी तक कुषाणों का राज हो गया। कुषाणों ने इस देश की सभ्यता संस्कृति को नष्ट करना शुरू कर दिया और चारों ओर त्राही त्राही मच गई। नागवंशी शैव धर्म को मानने वाले थे। तब नागवंशियों ने शिवलिंग का भार अपने कंधे पर उठाकर पवित्र गंगा यमुना के जल से जलाभिषेक कराकर कुषाणों को इस देश से बाहर करने की प्रतिज्ञा ली थी। शिव का भार अपने कंधों पर उठाने से ये नागवंशी भारशिव की उपाधि ग्रहण की और भारशिव कहलाए और कुषाणों को इस देश से बाहर खदेड़ा। धर्म की पुनर्स्थापना की और भारशिव राजाओं ने 10 अश्वमेघ यज्ञ किए और भारशिव साम्राज्य की स्थापना की और 150 सालों तक राज किया। फिर बाद में भारशिव गुप्ता राजाओं से हार गए। भारशिव जब समुद्रगुप्त से हार गए तो गणपति नाग और समुद्रगुप्त ने आपसी मतभेद बुलाकर अपने घरों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित किया, जिससे जो बैर यानी दुश्मनी थी वो खत्म हो गई। तब गुप्ता राजाओं ने एक विभाग खोला जिसे दंडपाशा अधिकरण कहा गया। यह विभाग उस समय का पुलिस विभाग था। यह एक आंतरिक सुरक्षा विभाग था और इसी विभाग में इन्हीं नागवंशियों भारशियों की बड़ी मात्रा में भर्ती की गई। अगर इन्हें सेना में भर्ती करते तो आगे चलकर गुप्ता राजाओं को खतरा होता, इसलिए इस विभाग के तहत आंतरिक सुरक्षा में रखा गया। फिर से सुनिए, नागवंशियों ने कुषाणों को इस देश से बाहर खदेड़ा, भारशिव कहलाए। फिर नागवंशी भारशी राजा गुप्ता राजाओं से हार गए और गुप्ता राजाओं ने इन्हीं नागवंशी भारशियों को दंडपाशा अधिकरण के तहत विभाग बनाकर भर्ती किया, जो दंडपाशिक कहलाए। फिर ये दंडपाशिक, पाशिक और राजपासी और मध्यकाल के आते आते पासी कहलाए। अब आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि दंडपाशिक क्या था। दरअसल गुप्ता काल में दंडपाशिक एक पुलिस विभाग था। इसके तहत इन सिपाहियों के पास में एक हाथ में डंडा और दूसरे हाथ में रस्सी होती थी, जिनका काम था चोरों को पकड़कर उनको रस्सी से बांधकर डंडे से पीटना। इन सिपाहियों को चोरोद्वाणिक भी कहते थे। चोरों को पकड़कर उसे रक्षण नामक प्रहरियों को सौंप देते थे। वे उसके अपराध की जांच पड़ताल करते थे और उस समय पुलिस के सिपाही को भट्ट कहते थे। यही दंडपाशिक अपनी बहादुरी वफादारी के चलते सेना में उच्च पद हासिल कर लिए थे और सेना में इनकी भर्ती की जाती और बड़े बड़े पद जैसे सेना नायक और दंड नायक यानी युद्ध भूमि में प्रधान सेनापति के पद इनके लिए सुरक्षित कर दिए जाते। और बाद में 6ठी शताब्दी जब सम्राट हर्षवर्धन के निधन के बाद भारत कई राज्यों भागों में बंट गया, कई राज्य अपनी को स्वतंत्र घोषित कर दिए और कई महान राजवंशों का उदय हुआ और कई जातियां अस्तित्व में आई। 7वीं से 8वीं शताब्दी के आते आते दंडपाशियों ने स्वतंत्र राज खड़े कर लिए और राजपासी कहलाए।
सम्राट हर्षवर्धन के बाद जिन महान राजवंशों का उदय हुआ वो पश्चिम के राजपूत और अवध के राजपासी प्रमुख थे। इतिहासकारों का मानना है कि राजपूत शब्द 7वीं से 8वीं सदी में प्रमुखता से प्रचलित हुआ। उससे पहले राजपुत्र था जो बाद में राजपूत हो गए। उसी प्रकार से राजपासी उसी समय काल का माना गया है और लखनऊ हरदोई राजपासियों का गढ़ बन चुका था। जैसे राजपासी राजा कंस बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए जिनकी राजधानी लखनऊ की कसमंडी थी। अवध गजेटियर वॉल्यूम 2 यश 2m 1877 में इस बात के भी संकेत मिलते हैं कि राजपासी गुजरात के पश्चिम भाग से आए थे। दरअसल नागवंशी भारतीयों की राजधानी भी मध्य भारत, गुजरात और राजस्थान तक सटे भागों में थी। पूरा भारत नागवंशी भारतीयों के अधीन था और राजपासी नागवंशी क्षत्रिय हैं जो शिव के उपासक थे। और यही राजपासी राजा कंस ने सर्वप्रथम सैयद सलार मसूद गाजी के 1.25 लाख सेना का मुकाबला किया और गाजी के हमलावर भतीजे सैयद हातिम और हातिम को युद्ध भूमि में परास्त कर गर्म तेल से तड़पा के मार डाला। राजपासी राजा कंस बड़े प्रतापी, स्वाभिमानी और अड़ियल रुख वाले थे। शत्रुओं के सामने कभी हथियार नहीं डाले और यही राजपासी मध्यकाल के आते आते पासी कहलाए। नागवंशी भारतीयों का प्रमुख पेय ताड़ी भी है जो ताड़ के पेड़ से निकाला जाता है। पद्मावती भारतीयों की राजधानी थी जहाँ के खंभों पर ताड़ के वृक्ष बने हुए और कई सिक्के मिले जिन पर ताड़ के वृक्ष और नाग बने हुए थे। पासियों की एक शाखा पासी तड़माली होती है जो ताड़ के पेड़ से रस निकालकर भगवान शिव को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। पासियों के जितने भी किले खंडर हैं उसके आसपास ताड़ के वृक्ष बहुतायत में हैं, जिससे साफ संकेत हैं कि पद्मावत में मिले ताड़ वृक्ष के चित्रों और पासियों की परंपरागत चीजें नहीं बदली। सांस्कृतिक चिन्हों से पासी समाज का लगाव यथावत आज तक भी विद्यमान है। चूंकि पासी एक मार्शल कौम है जो सदियों से जूझती आ रही है, नागवंशी भारतीय बनकर कुषाणों को इस देश से बाहर का रास्ता दिखाया। यही नागवंशी भारतीय दंडपाशिक बनकर गुप्ता साम्राज्य की शासन व्यवस्था को संभाला। दंडपाशिक से राजपासी बनकर तुर्क आक्रमणकारियों को बर्बाद किया, फिर पासी बनकर मुगलों और अंग्रेजों का मुकाबला किया। और अब कुछ बात करते हैं ऐसी किंवदंतियों की जो पासियों के साथ में जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा अनुसार युद्ध विज्ञान के प्रख्यात जानकार और दानवों के गुरु ऋषि भृगु के वंशज भगवान परशुराम ने धारदार गाज से 5 तलवारें बनाई थी, जिसे संचालित करने के लिए जिन कबीलों को ये 5 असी यानी 5 तलवारें दी गई पासी कहलाए। इसीलिए पंजाब हरियाणा के तरफ के पासी परशुराम को अपना गुरु मानते हैं और अपने आप को परशुरामी पासी कहते हैं। और यही नहीं, एक किंवदंती और भी जुड़ी है। कहते हैं कि पासी कौरव थे। जब इसकी मैंने पड़ताल की तो मुझे कौरवों के 100 पुत्रों में से एक पुत्र जिसका नाम पाशी था ऐसा मिला। अब नाम की समानता से इसे पासियों के साथ जोड़ दिया गया। इसे तो इतिमोलॉजी कहते हैं। अब इतिमोलॉजी होती क्या है? दरअसल इतिमोलॉजी यानी शब्द के अनुरूप उसकी संरचना करना, जो आगे चलकर किंवदंती का रूप ले लेती है। और किंवदंती ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही नहीं मानी जाती और इसीलिए नागवंशी भारतीयों से दंडपाशिक से राजपासी उस समय काल में हुए परिवर्तन की दृष्टि से वैज्ञानिक और ऐतिहासिक कसौटियों पर खरी उतरती है, जिसका समर्थन उत्तरापथ के नाग शासक तथा शिल्पकार आंदोलन का इतिहास, जिसे डॉक्टर नेवल वियोगी और प्रोफेसर यम अनवर अंसारी अपनी पुस्तक में करते हैं कि पासी पद्मावती भारतीयों के टाक वंश के संतानें थी, जिनका राजपाट छिन जाने के बाद एक जाति अवध क्षेत्र में पासी और विंध्य क्षेत्रों में भर बनकर उभरी। इतिहासकार रामदयाल वर्मा अपनी पुस्तक भारतीय व राजवंशना में पासियों को नागवंशी भारतीय बताया है, जो दंडपाशी से राजपासी और फिर पासी कहलाए। पासियों का अवध में राजकाल 9वीं से 13वीं शताब्दी तक माना गया है। पासियों के अंतिम राजा रामकोट के शासन पासी थे। जब इनका राजपाट छिन गया तो मुख्य भूमि से बेदखल हो गए, लेकिन लड़ना नहीं छोड़ा क्योंकि इनका जन्मजात पेशा ही युद्ध करना था, जो बाद में कई हिंदू राजाओं के यहाँ बड़ी संख्या में सैनिक होते थे। लेकिन कई पासी राजाओं ने मुगल काल से ब्रिटिश काल के बीच कई स्वतंत्र राज्य एक बार फिर से खड़े कर लिए थे। अब मैं जो आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, जिससे आप पासियों की स्थिति का पता खुद लगा सकते हैं। स्लीमन की डायरी अ जर्नी ऑफ थ्रू द किंगडम ऑफ अवध 1849 और 1850 में लिखी गई थी। इसमें ये साफ साफ लिखता है कि अवध के बड़े बड़े तालुकदार यानी राजा 3000 से 4000 पासियों की सेना रखते हैं, जो अपने राजा के लिए संघर्ष करते हैं। और वहीं आगे पेज नंबर 333 और 34 पर साफ साफ लिखा है 16 जनवरी 1850 को स्लीमन औरास गए। यहीं पर बादशाह के फ्रंटियर पुलिस के सुपरिटेंडेंट राजा गालिब जंग मिले, जिन्होंने बताया कि अवध में लगभग 1 लाख पासी परिवार गांव की रक्षा यानी प्रहरी के लिए नियुक्त हैं।
और ये सन 1850 तक का पासियों का सबसे बड़ा रिकॉर्ड माना गया है संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो। और इसके आगे ये भी बताया गया है कि अवध के पासी तीरंदाजी में माहिर हैं और 100 गज की दूरी से अचूक निशाना लगाते हैं। और यही नहीं, स्पेशली ये भी बताया है कि पासी धनुष तीर का इस्तेमाल करते थे और इनके धनुष डबल कर्व यानी डबल घुमावदार होते थे, कुछ इस तरीके से। ये एक बहुत बड़ी डिटेल है अंग्रेजों के तरफ से पासियों के अस्त्रों शस्त्रों के बारे में। इन सभी बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 1850 तक की पासियों की स्थिति आज से बेहतर थी। अवध के पासियों को अंग्रेज सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे, चाहे वो पासी राजा हो या कोई अन्य राजा हो। छोटे से लेकर बड़े राजा पासियों पर ही निर्भर रहते थे, जिसका प्रमाण आप लोग देख चुके हैं। क्योंकि अधिकतर राजा पासियों का इस्तेमाल अंग्रेजों के खिलाफ करते थे, इसलिए अंग्रेजों को पासियों का खौफ बना रहा। ये सारे प्रमाण इस बात का सबूत है जब पासियों से उनका राजपाट छिन गया, लेकिन अपनी जन्मजात प्रवृत्ति के कारण लड़ना नहीं छोड़ा। और इसीलिए 18वीं सदी के आते आते अवध के हर छोटी बड़ी रियासतों में वे सेनापति और सैनिक पद पर तैनात थे, क्योंकि वो राजा ही कहाँ जिसका खून ठंडा पड़ जाए। और यही गुण पासियों में 1850 तक देखी जा सकती है। आइए एक चार्ट समझते हैं, आपको समझने में आसानी हो। 3री से 4वीं सदी नागवंशी भारतीयों का राज और गुप्ता राजाओं से संघर्ष हुआ, पद मिला सेनापति और सैनिकों का। एक बार फिर से राजपासियों ने सत्ता स्थापित किया। 10वीं से 13वीं सदी राजपासियों का संघर्ष तुर्कों और खिलजियों से। जब राजपाट गया तो इनकी स्थिति एक बार फिर से सेनापतियों और सैनिकों के रूप में बनी रही। यानी इन सभी चीजों में एक चीज ऐसी है जो कॉमन है, जो नहीं बदली, और वो है सैनिक सेनापतियों का पद, जिसका प्रमाण आप लोग देख चुके हो। क्योंकि पासियों में नागवंशी राजाओं का उमड़ता हुआ रक्त विद्यमान है, जिनके बागी तेवर 1857 तक देखी गई। 1830 से 1857 तक कुछ ऐसे वीर पासी सेनापतियों के नाम हैं जो अमर हैं, जैसे सेनापति वीरापासी, सेनापति गोरखरन पासी, चंदा पासी और इंदल पासी, पासी भगवंत सिंह रावत, पासी सुफल सिंह रावत। इसलिए जब अंग्रेजों ने पासियों की रिपोर्ट तैयार की, जिसमें निष्कर्ष निकाला कि अवध की जितनी रियासतें हैं 3 से 4 हजार की पासियों की फौजें रखे हैं और 13 पासी राजा ऐसे हैं जो अंग्रेजों के विरोध में हैं, जो अंग्रेजी सत्ता के लिए घातक है। एक अंग्रेज लेखक मार्टिन गोमिन्स ने जब ये पाया कि 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा भूमिका इन पासियों ने निभाई है, तो उसने अपनी पुस्तक 1858 के एन अकाउंट ऑफ म्यूटनी के पेज नंबर 72 और 73 पर ब्रिटिश सरकार को आगाह करते हुए यहाँ तक कह दिया कि इन पासियों को भविष्य में बेहद निर्दयता से कुचलना होगा। ये सारे सबूत जीता जागता प्रमाण है पासियों के संघर्षों का, जिसने इस देश के खातिर निस्वार्थ सब कुछ बलिदान कर दिए।